नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड में आपके साथ लक्ष्मी। बड़ी खबर गोड्डा से। सुंदर पहाड़ी में पुलिस की गोली से एक युवक की मौत हो गई है। यह घटना सुंदर पहाड़ी के बड़ा डंगापाड़ा की बताई जा रही है। पुलिस अपराधी बेनाडी के घर छापेमारी करने के लिए गई हुई थी। इसी दौरान एक युवक को भागता देख पुलिस ने संदेह में फायरिंग कर दी। गोली लगने से युवक की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने इस घटना की पुष्टि की है और एसआईटी का गठन किया है और एसआईटी गठन कर मामले की जांच के आदेश दिए हैं। हरि के कंधे में गोली लगी और उसके बाद मौके पर ही मौत हो गई युवक की। एसआईटी को सौंपा गया है ये जांच का जिम्मा। और आपको बताते चलें, थाना प्रभारी पर अब गाज गिर सकती है। एसआईटी अब इस पूरे मामले की जांच पड़ताल करेगी। पुलिस की गोली से युवक की मौत हुई है। आपको बता दें कि हरि नाम के व्यक्ति के कंधे पर गोली लगी और मौके पर ही युवक की मौत हो गई। किसी को भागता देख पुलिस ने फायरिंग की थी। वो जो मेरा बड़ा भाई थे जो जिसका मर्डर हुआ है वो अमड़ापड़ा गए थे। आज अमड़ापड़ा से करीबन 6 बजे पहुँचे और हम लोग 6 बजे पहुँचने के बाद हम लोग 6:10 तक हम लोग साथ में बैठे हुए थे घर में। भाभी बोली कि खाना खा लो, नहीं भैया बोले कि नहीं लेटरिन करके आ जाते हैं तब तक तुम खा लो। नहीं, हम भी बैठे हुए थे। तभी ये लोग पुलिस वाला सब, ये लोग बटालियन वाला नहीं है, पुलिस थाना का ही है। थाना का पुलिस गया था। थाना का पुलिस है। ये लोग गया अचानक कैसे आया उन लोग के सामने और पूछा भी नहीं कैसे के, पूछा भी नहीं, पकड़ा पर उसके बाद 2 थप्पड़ बोला दिया था और फायरिंग किया। एक फायरिंग का आवाज़ सुना था, उसी में तो पकड़ने के लिए गए तो फायरिंग कैसे किया? मतलब उधर से भी फायरिंग हुआ था क्या? मतलब अपराधी की तरफ? कोई इस तरह नहीं, उस तरह का कोई घटना नहीं। तो पुलिस की ही गोली से युवक की मौत हो गई है। तो ऐसे में अब न्यूज 18 सवाल पूछता है, क्या पूरी तैयारी से पुलिस नहीं गई थी? न्यूज 18 के सवाल है कि क्या पूरी तैयारी से पुलिस नहीं गई थी मौका वारदात पर? न्यूज 18 के ये सवाल है। और न्यूज 18 ये भी पूछता है कि क्या भागते युवक के कंधे में गोली आखिर कैसे लग गई और इसके बाद पैर पर गोली मारने के नियम की अनदेखी क्यों की गई? न्यूज 18 ये सवाल पूछता है। ज्यादा जानकारी देंगे संवाददाता अमित हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अमित, देखिए ये जो मामला है, अब इस मामले को लेकर पुलिस प्रशासन का क्या कहना है, क्योंकि पुलिस की ही गोली से युवक की जान चली गई है। देखिए, मैं अभी जो है अभी तक पुलिस का कोई भी बयान सामने नहीं आया है, ना ही अधिकारी कुछ बोलना चाह रहे हैं। लेकिन रात के 1 बजे जो व्हाट्सएप ग्रुप है पुलिस मीडिया का, उस पर एक विज्ञप्ति जारी कर दी गई और उस विज्ञप्ति में कहा गया कि पुलिस छापेमारी के दौरान गई थी और वहां पर अपराधी के भागने के क्रम में रोकने का प्रयास किया गया। उसके बाद गोलीबारी हुई। उसके बाद पता चला कि हरिनारायण पहाड़िया की मौत हो जाती है। तो यहाँ पर अब जैसे कि सूत्रों से बताया जा रहा है कि राजनाथ यादव नाम के एसआई हैं, वो गए थे उस वक्त छापेमारी में और शायद गाज उन पर गिरना है और जो पूरी जो है अंदरूनी कार्रवाई जो है उनके खिलाफ चल रही है और अभी तक यही बातें सामने आई है। बताया जा रहा है कि एक अपराधी को पकड़ने गई थी और अपराधी को पकड़ने के क्रम में किसी को भागता देख, उसके घर के आगे से किसी को दौड़ता देख आवाज लगाया गया। उसके बाद अंधेरे में फायरिंग की गई, क्योंकि वक्त तभी जो है वो शाम के 7 बज रहे थे। तो अमूमन वो जंगल का इलाका है, सुंदर पहाड़ी क्षेत्र पूरा का पूरा, और पूरा अंधेरा छाया हुआ था। तो पुलिस ने अंधेरे में फायरिंग की है और गोली युवक को लगी। अमित, देखिए जो जनता के रक्षक होते हैं उनसे इतनी बड़ी लापरवाही की गुंजाइश बिल्कुल नहीं होती है। अब ऐसे में थाना प्रभारी का क्या कहना है इस मामले को लेकर के? मैंने बताया ना कि कोई भी पदाधिकारी एसडीपीओ से लेकर एसपी तक अभी पूरे मामले पर कुछ भी कहने से इनकार कर रहे हैं, कुछ भी बात करने से ही अभी इनकार कर रहे हैं। हो सकता है कि कुछ देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस हो और जो भी दोषी हैं, जो भी एसआई है राजनाथ यादव का नाम सामने आ रहा है कि जो उस वक्त छापेमारी दल में गए थे, प्रमुख रूप से उन्हीं के जिम्मे था वो छापेमारी, तो शायद उन पर कार्रवाई हो, उन पर गाज गिरे। और ऐसे में जो मृत व्यक्ति है उनके परिवार वालों का क्या कुछ कहना है? वालों ने अभी जहां पर बात चल रही है उनके परिजनों से, सुंदर पहाड़ी के जो ब्लॉक परिसर है उसमें परिजन बैठे हैं, अधिकारी लोग बैठे हैं, बीडीओ सीओ बैठे हैं और वो मुआवजे की बात हो रही है और तरह तरह की वहां पर तमाम बातें हो रही हैं। ग्रामीणों ने अधिकारियों को वहां पर घेर के रखा है, समझ लीजिए एक तरह का वहां माहौल बन गया है। लोग धीरे से वहां पर जुट रहे हैं और एक अलग मांग कर रहे हैं और दोषी को सजा देने की मांग कर रहे हैं, मुआवजे की मांग कर रहे हैं।
ठीक है अमित, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारियों के लिए। चलो बढ़ते हैं आगे। बोकारो में पिंजराजोरा थाना क्षेत्र के जाला गांव में पथराव और आगजनी के बाद तनाव का माहौल है और पूरे गांव में धारा 144 लगा दी गई है। यहां पर रामनवमी जुलूस निकालने की अनुमति को लेकर के विवाद हुआ था और जुलूस निकालने वालों ने थाने में आवेदन दिया था, लेकिन इसके बाद भी जुलूस को लेकर लिखित अनुमति नहीं देने का पुलिस प्रशासन पर आरोप लग रहा है। ग्राउंड जीरो से अधिक जानकारी दे रहे हैं बोकारो संवाददाता मृत्युंजय कुमार। दो तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। देखिए जाला गांव में पुलिस तैनात है, पथराव और आगजनी हुई थी और उस दौरान की ये तस्वीरें हैं जब आप देखिए पुलिस और गांव वालों के बीच में किस तरीके से यहां पर पुलिस चाह रही थी कि मामले को शांत कराया जाए और ग्रामीण जो है वो काफी भड़के हुए थे, काफी गुस्साए हुए थे, पथराव हुई, आगजनी हुई और उसके बाद की ये तस्वीर जाला गांव में जब पुलिस बल की वहां पर तैनाती की गई और उसके बाद मामले को शांत कराया गया। धारा 144 लगाने के बाद देखिए इलाका पूरा खाली दिख रहा है। जिले के चास प्रखंड स्थित पिंडाजोरा थाना क्षेत्र के जाला गांव में कल उस समय धार्मिक उन्माद फैल गया जब जो जुलूस है रामनवमी का वो इसी सड़क से होकर गुजर रही थी। आप देख सकते हैं कि उसके बाद से ही पूरे जो गांव में है वो एक धारा 144 लगा दिया गया है और पुलिस फोर्स की तैनाती कर दी गई है। मामला यह था कि गांव में जब भी हिंदू और मुस्लिम कोई भी त्यौहार मनाते हैं उससे पहले थाने में एक आवेदन देकर उसकी परमिशन लेते हैं, लेकिन थाने में आवेदन देने के बाद भी थाना प्रभारी के द्वारा कोई किसी तरह की लिखित इजाज़त नहीं दी गई और जब यह धार्मिक जुलूस पार हो रहा था तो यही वह जगह है, आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि पहले 1 घंटे तक बहस हुई और परमिशन की मांग जो है वो दूसरे समुदाय के लोगों ने करना शुरू कर दिया, लेकिन जब परमिशन नहीं दिखाया गया उसके बाद से पूरी स्थिति बिगड़ी और पुलिस की मौजूदगी में पथराव शुरू हो गया। तो ऐसे में कह सकते हैं कि जिस प्रकार से प्रशासनिक विफलता यहाँ सामने आई है, हम कह सकते हैं कि अगर पुलिस संजीदा रहती, जिला प्रशासन संजीदा रहता तो इस तरह की घटना यहाँ नहीं होती। लेकिन आखिर बिना परमिशन के जुलूस कैसे निकल रहा था यह बड़ा सवाल है। लेकिन गांव की माने तो यह गांव जो है हिंदू और मुस्लिम का एक सद्भाव वाला भी गांव है और यहाँ लगातार कोई भी जुलूस निकलता है, चाहे वो हिंदू का हो चाहे मुसलमान का हो, सबसे पहले गांव में बैठक होती है, उसके बाद से यह जुलूस निकाला जाता है। लेकिन वर्तमान स्थिति में यह नहीं हुआ, जिसके कारण जो पूरा गांव है आज 144 के अंदर में सिमट कर रह गया है और लोग सब घरों के अंदर हैं। आप देख सकते हैं कि पुलिस प्रशासन की टीम किस प्रकार से लोगों को भी रोकने का काम कर रही है। ऐसे में हम कह सकते हैं कि अगर जिला प्रशासन के अधिकारी भले रात में बैठकों का दौर जारी रखे, लोगों से बातचीत की, लेकिन अगर संजीदा रहती, अगर इस पर ध्यान दिया जाता तो इतनी बड़ी घटना नहीं होती और बोकारो में इस तरह का जो माहौल एक बिगड़ने का एक जो मैसेज गया है वो कम से कम नहीं होता। अब देखना यह है कि पुलिस प्रशासन इस मामले को किस प्रकार से देखती है ताकि जो एक बार फिर से आपसी सौहार्द जो है लोगों का बना रहे। मृत्युंजय कुमार, न्यूज 18। जमीन घोटाला मामले में गिरफ्तार जेएमएम नेता अंतु तिर्की, जमीन कारोबारी प्रियरंजन सहाय, इरशाद और विपिन सिंह को ईडी आज विशेष अदालत में पेश करेगी। रिमांड के आवेदन में ईडी ने कोर्ट को बताया है कि जमीन घोटाला मामले में सद्दाम और अंतु तिर्की ने आदिवासी जमीन को गलत तरीके से गैर आदिवासियों को बेचा है। और अधिक जानकारी देंगे इसी मामले को लेकर न्यूज 18 संवाददाता ओम प्रकाश। स्कैम मामले में ईडी की दबिश लगातार देखने को मिल रही है और इसी दबिश का नतीजा है कि 4 गिरफ्तारियां जो हैं वर्तमान में ईडी के द्वारा की गई हैं। मंगलवार देर रात 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें जेएमएम नेता अंतु तिर्की के साथ साथ प्रियरंजन सहाय, विपिन सिंह और इरशाद शामिल हैं। इन चारों की रिमांड की आवेदन जो है वो ईडी की विशेष अदालत में सबमिट किया है, जिस पर आज सुनवाई होनी है। बता दें कि इस पूरे मामले में कई अहम जानकारियां भी ईडी के द्वारा कोर्ट को दी गई है, जिसमें कि अंतु तिर्की और सद्दाम के बीच पैसों के ट्रांजैक्शन की पूरी जानकारी जो है वो कोर्ट को मुहैया कराई गई है, जिसमें साफ तौर से करीब 16 लाख रुपए से ज़्यादा के ट्रांजैक्शन जो हैं वो सद्दाम के माध्यम से अंतु तिर्की को मिले हैं। इसकी पूरी जानकारी जो है वो
ईडी ने कोर्ट को मुहैया कराई है। अब देखना होगा कि इस पूरे मामले में जो जानकारी सामने आ रही है कि जो आदिवासी ज़मीन है उन्हें गैर आदिवासी में तब्दील कर बेचा जाता था गलत तरीके से, ये बात का भी जो जानकारी है वो ईडी को मिली है। और ये तमाम आरोप जो हैं वो इन चारों पर है। अफसर अली सद्दाम के सिंडिकेट का हिस्सा थे ये चारों, ये बात भी ईडी ने कोर्ट को बताई है। अब देखना होगा कि इन तमाम लोगों को जो रिमांड पर ईडी लेगी, जो कोर्ट के माध्यम से अगर निर्देशित किया जाता है, तो फिर उसके बाद उनसे जो पूछताछ होगी तो कई अहम तथ्य जो हैं वो सामने आ सकते हैं। रांची से न्यूज़ 18 के लिए ओम प्रकाश। जमशेदपुर शहर में आग और धुएं से लोग परेशान हैं। सोनारी के मरीन ड्राइव में कचरा डंपिंग यार्ड में आग लग गई और ये आग तेजी से फैलती गई और कचरे से निकले जहरीले धुएं ने पूरे शहर को अपनी चपेट में ले लिया। लोगों को सांस लेने में तकलीफ हुई। आग लगने की जानकारी मिलते ही JNAC और टाटा के फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाने में जुटी। फायर ब्रिगेड की 16 गाड़ी आग बुझाने में रात भर जुटी रही। शहर में फैले धुएं से लोग परेशान दिख रहे हैं। सांस लेने में लोगों को तकलीफ हो रही है। टाटा स्टील से भी और टाटा स्टील से भी फायर ब्रिगेड आया हुआ है और हम लोग का भी जो सरकारी फायर ब्रिगेड है वो भी पहुंचा हुआ है। मानवीय के स्पेशल ऑफिसर भी यहाँ पे पहुंचे हुए हैं और JNAC के भी स्पेशल ऑफिसर यहाँ पे पहुंचे हुए हैं और लगातार हम लोग प्रयासरत है। मुझे लगता है हम लोग जल्दी इस पे काबू पा लेंगे। कंट्रोल से फायर ब्रिगेड 2 भेजा गया, वो भी कुछ देर बुझाया, उसके बाद फिर गया तो फिर वापस नहीं आया है। आग से पूरा धुआं हो गया पूरा शहर। धुआं तो हो ही गया है। बस क्या चीज़ में आग लगा है? ये तो है कचरा का डंप क्या हुआ है। कचरा जमशेदपुर में आग का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। ये मेरीन ड्राइव की तस्वीर मैं दिखा रहा हूँ, जहाँ पहले मैंने दिखाया था कि कचरों में किस तरह आग लगा हुआ था। आग को बुझाने के लिए आप देख सकते हैं कि दमकल की गाड़ियाँ यहाँ पहुँची हुई है। 3 से 4 दमकल की गाड़ियाँ पहुँची हुई है। देखिए, और दमकल की गाड़ियाँ जो है वो सरकारी दमकल की गाड़ियाँ हो या टाटा स्टील की दमकल की गाड़ियाँ हो, वो यहाँ पहुँच रही है। और आपको बता दूँ कि मेरीन ड्राइव में ये कचरे का अंबार लगता था। रोजाना शहर से 3 टन कचरा निकाला जाता था और यहीं पर हजारों टन कचड़ों में अचानक से आग लग गई है। देखिए, दमकल की गाड़ियाँ लगातार यहाँ पहुँच रही है, बावजूद जो है आग पर काबू नहीं पाया जा पा रहा है। और देख सकते हैं कि ये तस्वीर जो है वो दमकल की गाड़ियाँ यहाँ पहुँच रही है और आग बुझाने का प्रयास लगातार जारी है। मगर ये जो कचड़ों में जो आग लगी है उसके बाद जो जहरीला धुआं है वो कहीं ना कहीं लोगों को परेशान कर रहा है। इस तरफ तस्वीर में दिखाने का प्रयास करूंगा कि जहां आप देख सकते हैं कि पूरी सड़क जो है, ये मेरीन ड्राइव सड़क कही जाती है। देखिए, पूरी तरह से कुहासे लग रहा है कि कुहासा है, मगर ये कुहासा नहीं, आग की जो जहरीली धुआं है उससे की चपेट में पूरी तरह से ये मेरीन ड्राइव और सोनारी का क्षेत्र जो है वो पूरी तरह से आ चुका है। आप केमिकल की जो धुएं हैं वो पूरे बस्ती में, सोनारी हो या आसपास के कई एरिया में जो है वो पूरी तरह से फैल गया है, जिससे बच्चे और बुजुर्गों में काफ़ी जो दमा की बीमार मरीज है उनको भी काफ़ी परेशानी हो रही है। मगर अब देखना ये है कि इस आग को कब तक बुझा दिया जाएगा और लोगों की जो सबसे बड़ी समस्या है इस समस्या से कब तक लोगों को निजात मिल पाता है। न्यूज़ 18 के लिए जमशेदपुर से आशीष कुमार तिवारी। झारखंड में आज से पहले चरण के लोकसभा चुनाव की नामांकन प्रक्रिया शुरू हो रही है। 25 अप्रैल तक नामांकन दाखिल किए जा सकेंगे और इसके बाद 26 अप्रैल को नामांकन पत्रों की जांच होगी और इसके बाद 29 अप्रैल तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। और आपको बता दें कि 13 मई को पहले चरण के लिए वोटिंग होगी। झारखंड में सरायकेला खरसावां जिला 3 अलग अलग लोकसभा क्षेत्र में आता है। इनमें सिंहभूम और खूंटी में पहले चरण में वोटिंग होगी, जबकि रांची में छठे चरण में वोट डाले जाएंगे। झारखंड में पहले चरण की अधिसूचना जारी कर दी गई है। सिंहभूम, पलामू, खूंटी, लोहरदगा में चुनाव होने हैं। 25 अप्रैल तक नामांकन दाखिल किए जाएंगे और आपको बता दें कि 29 अप्रैल तक नाम वापसी की तारीख है। इसके बाद 23 मई को चुनाव होंगे, यानी कि वोटिंग कराई जाएगी। सिंहभूम सीट से बीजेपी की गीता कोड़ा का जो मुकाबला है वो होना है JMM की उम्मीदवार जोभा मांझी से। देखिए, ये आपको दिखा रहे हैं ग्राफिक्स के जरिए। सिंहभूम लोकसभा सीट जिस पर मुकाबला होना है, गीता कोड़ा जो कि बीजेपी की प्रत्याशी हैं, इनका JMM की प्रत्याशी जोभा मांझी के साथ में मुकाबला इस बार होना है। तो यहां पर देखने को मिल रहा है बीजेपी और JMM के बीच में मुकाबला। और खूंटी लोकसभा सीट की अगर बात करें तो यहां पर अर्जुन मुंडा जो कि प्रत्याशी हैं भारतीय जनता पार्टी के, और यहां पर बीजेपी वर्सेस कांग्रेस है। कांग्रेस की प्रत्याशी कालीचरण मुंडा है और इन दोनों का यहां पर
कड़ी टक्कर इन दोनों के बीच में देखने को मिल सकती है खूंटी लोकसभा सीट पर। अब बात करते हैं पलामू लोकसभा सीट। यहां पर बीजेपी के विष्णु दयाल राम और आरजेडी ममता भुइयां, आरजेडी की प्रत्याशी है ममता भुइयां, इन दोनों का यहां पर मुकाबला देखने को मिलेगा पलामू लोकसभा सीट पर। ममता भुइयां आरजेडी की प्रत्याशी और इनका मुकाबला बीजेपी के प्रत्याशी से। बात कर लेते हैं लोहरदगा लोकसभा सीट। यहां पर बीजेपी के उम्मीदवार समीर उरांव, इनका सीधा मुकाबला होगा कांग्रेस के उम्मीदवार सुखदेव भगत से। तो यहां पर कांग्रेस और बीजेपी का सीधा मुकाबला होगा, सीधी टक्कर देखने को मिलेगी लोहरदगा लोकसभा सीट के बारे में ये आपको हमने बताया। तो पूरी जो यहां पर पार्टियां हैं वो लगातार तैयारियों में जुटी हुई हैं। बढ़ते हैं आगे। रांची में 21 अप्रैल को होने वाली उलगुलान रैली को लेकर जेएमएम तैयारी में जुटा हुआ है। उलगुलान रैली को लेकर जेएमएम प्रवक्ता का कहना है कि रैली में 3 लाख से अधिक लोग जुटेंगे और ये रैली बीजेपी के लिए, आपको बताते चलें, उलगुलान का मतलब होता है महाविद्रोह, महाक्रांति। और इससे पहले जब झारखंड की धरती से उलगुलान हुआ था तो अंग्रेजों ने बाहर का रास्ता झारखंडियों ने दिखाने का काम किया था। और अब का जो उलगुलान है 21वीं सदी का जो झारखंड से उलगुलान होने जा रहा है, इंडिया गठबंधन और झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेतृत्व में, हम समझते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो अंग्रेजों के समय में मुखबिरी करती थी, उनके ताबूत पर यह आखिरी कील साबित होगा। लोकसभा चुनाव के उम्मीदवारों के ऐलान के बाद राजनीतिक पार्टियों के अंदर भीतर घात का खतरा मंडरा रहा है। कांग्रेस ने 3 सीट पर अपने उम्मीदवारों का नाम का ऐलान कर दिया है, जिसके बाद धनबाद सीट को लेकर विरोध देखने को मिल रहा है। और विरोध की बात पर कांग्रेस का यह कहना है कि इंडी गठबंधन में सब कुछ ठीक है और बीजेपी में ही इसकी आशंका है। तो बीजेपी ने कहा है कि लोकसभा चुनाव का रिजल्ट बता देगा कि भीतरघात कहां हुआ है। रंजिश नहीं है, इंडिया गठबंधन पूरा सशक्त है। रंजिश तो भारतीय जनता पार्टी के अंदर देखने को मिल रही है। चले जाइए, आपको दिखेगा संतरे की फांक की तरह पूरा संगठन बिखरा हुआ है। इनके हर कैंडिडेट के साथ भीतरघात हो रहा है, क्योंकि कैंडिडेट तो ऊपर से थोप दिए जाते हैं भारतीय जनता पार्टी में। लोकल लेवल पर कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है इन लोगों का। इंडिया अलायंस के अंदर कहीं विरोध नहीं है। इंडिया अलायंस के जो भी प्रत्याशी हैं, या कहें हम कि कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा और सीपीएम ने जो प्रत्याशी माले, जो प्रत्याशी की घोषणा की है, वो तमाम लोग क्षेत्रों में हैं और जनता उनको गले लगा रही है। भारतीय जनता पार्टी में विरोध जरूर हो रहा है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी से कांग्रेस अपनी तुलना करती है ना अनुशासन के मामले में, तो ये हास्यास्पद स्थिति होती है। देखिए, हमारे यहाँ जिस समय टिकट की घोषणा हुई थी तो सिर्फ एक छतरा से हमारे नेता ने थोड़ा अपना आक्रोश दिखाया था, उनको भी हम लोगों ने समझा लिया। हम प्रजातांत्रिक मूल्यों पर चलने वाली पार्टी हैं, पर इनकी टिकट की घोषणा के साथ ही इनके बड़े नेता, पूर्व विधायक, वर्तमान सांसद, वर्तमान विधायक, सारे लोग विरोध कर रहे हैं। चतरा में कांग्रेस उम्मीदवार के.एन. त्रिपाठी मां भद्रकाली मंदिर पहुंचे और पूजा अर्चना की। इस दौरान इटखोरी में मंत्री सत्यानंद भोक्ता और कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस उम्मीदवार का भव्य स्वागत किया। के.एन. त्रिपाठी ने बीजेपी पर अनुभवहीन लोगों को सत्ता में लाने का आरोप लगाया। कांग्रेस उम्मीदवार पर पलटवार करते हुए बीजेपी उम्मीदवार कालीचरण सिंह ने कहा है कि के.एन. त्रिपाठी चतरा के रहने वाले नहीं हैं और उनका चतरा के विकास से कोई लेना देना भी नहीं है। हमारे जेहन में कि देश के लिए कुछ कर गुजरना है। जब भारतीय वायुसेना में भी गया था तो देश के लिए गया था। जब मुझे राजनीतिक जीवन में आना पड़ा तो देश के लिए आना पड़ा, और आज संसदीय में जाने का मौका पार्टी और गठबंधन ने दिया है। जनता यदि उस पर मुहर लगाती है तो आपको देखने को मिलेगा कि देश के लिए हम लोग प्राण न्यौछावर करने तक तैयार रहेंगे और पूरा देशभक्ति से ओतप्रोत कार्य होगा। भारत को सशक्त बनाने का कार्य होगा, राष्ट्र निर्माण का कार्य होगा। उन लोगों ने जनता के साथ झूठा भाषण, झूठा आश्वासन, झूठा राशन, जुमलेबाजी में रखा। काला धन आ रहा है, लोगों को नौकरी मिलेगा, महंगाई कम होगी, तो जनता सब तरस है। 10 बरस से लोग उब चुका है और जनता परिवर्तन में बदलाव के मूड में है। इंडिया गठबंधन ने टिकट दिया, कोई बेटा ही तैयार नहीं हुआ। सभी लोग बड़े हर्षोत्साह से, बड़े आनंद से, बड़े उत्साह से चुनाव लड़ रहे हैं। हम चुनाव कोई चैलेंज है ही नहीं। चतरा क्षेत्र का वो व्यक्ति है भी नहीं, चतरा लोकसभा क्षेत्र के बाहरी का।
और अब तक का इतिहास रहा है कि इंडिया गठबंधन के जितने भी घटक दल हैं, कोई क्षेत्र को स्थानीयता को प्राथमिकता आज तक देश का दिया होता ना, अब तक तो नहीं दिया कोई। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे। आप देखते रहिए न्यूज़ 18।